Good morning, all of you. This is my third video on income and employment. In the first video, we had talked about the two basic equations, the aggregate demand, aggregate supply functions. In the second, we had talked about the relationship, that is the APC, MPC, etc. And today I'm going to take the relationship, what is the relationship between each of this. Now, the first relationship is, we have defined what is APC. It is the ratio between the consumption and income, and APS is the ratio between savings and income. Now, this is called as the first identity. APC plus APS is equal to 1. Now, what is the equation? We have y is equal to c plus s. जो income आती है उसको हम क्या करते हैं? हम या तो consume करते हैं, save करते हैं. इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं y से, तो वी गेट y अपॉन y इज इक्वल टू s अपॉन y प्लस c अपॉन y. y अपॉन y हो गया 1, s अपॉन y हो गया APS और c अपॉन y हो गया आपका APC. यानी APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आइडेंटिटी. Why is it useful? Because अगर आपके पास APC की वैल्यू दी है तो आप APS निकाल सकते हो, या vice versa. APS दिया है तो APC निकाल सकते हो. Then the second thing is relation between marginal propensity to consume and marginal propensity to save. As we have already done, what is MPC? Marginal propensity to consume is the ratio between the change in consumption to the change in income. ठीक है. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एमपीएस, इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम. यानी अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आता है और आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आता है. आपके पास बेसिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू c प्लस एस. सपोजिंग द इनकम चेंजेस बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट डेल्टा y, तो अब वो डेल्टा y से अगर इनकम चेंज होगी तो इनकम, कौन सी दो चीजें हैं जो इनकम पे डिपेंड करती हैं? कंजम्पशन और सेविंग. तो आपका कंजम्पशन भी चेंज होगा और सेविंग भी चेंज हो जाएगा. लेट दैट कंजम्पशन बी डेल्टा सी एंड दैट सेविंग बी डेल्टा एस. अब ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो 1 हो गया. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या है? एमपीसी. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या है? एमपीएस. तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाती है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड द सेकंड आइडेंटिटी इक्वेशन. ये कैलकुलेशंस में आपके बहुत जरूरी हो जाती है. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं. अब ये जो हमारा कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है, इसका जो आपका कंजम्पशन कर्व आपने देखा था, तो वो कंजम्पशन कर्व में आपने देखा था कि जब हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम है तब भी हमारा कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जिसको हम सी बार कहते हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशन में चेंज आता है. वो जो आपका कंजम्पशन कर्व है उसकी जो स्लोप है उसको हम कहते हैं एमपीसी. तो जो टोटल कंजम्पशन की इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है सी इज इक्वल टू C0 प्लस BY. यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी लेवल ऑफ इनकम पे आप कंजम्पशन कैसे निकालोगे? C0 प्लस BY, वेयर B इज व्हाट? B इज योर MPC. सेविंग्स फंक्शन में क्या हो जाता है? यही इक्वेशन जो है ये आपकी चेंज हो जाती है. क्यों? व्हाट इज सेविंग इक्वल टू? सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C. ठीक है. तो Y आपने लिखा और C की वैल्यू क्या आ गई आपकी? C बार प्लस BY. अब हम जब टर्म्स अपने y की इकट्ठे लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस सी, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस 1 माइनस BY. ये जो 1 माइनस B है ये है आपका MPS. तो ये दो इक्वेशन हो जाती हैं जब हम निकालने की कोशिश करते हैं. अब उसके बाद जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि ये जो सारी वैल्यूज हमारी प्लान्ड होती हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो हमने प्लान किया है हम कितनी सेविंग्स रखेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट रखेंगे. तो आपके ये टर्म्स डिफाइन हो जाते हैं, एक्स एंटी वैल्यूज एंड एक्सपोज्ड वैल्यूज. ये सारा का सारा हम देखते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में. तो पहला टर्म जो हम डिफाइन करते हैं वो है एक्स एंटी सेविंग्स. इट इज द सेविंग्स प्लान्ड बाय द हाउस होल्ड, क्योंकि सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है. इट इज द सेविंग प्लान्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर अ गिवन ईयर
ex ante saving and planned savings are the same thing. इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती हैं या प्रोड्यूसर्स करते हैं. तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज अ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि कितना हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग उन्होंने की है, उसको हम कहते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट. अब एक्स पोस्ट वैल्यूज क्या होती हैं? जो एक्चुअल वैल्यूज आपकी आती हैं उनको हम कहते हैं एक्स पोस्ट वैल्यू. एक्चुअल सेविंग्स मेड बाय द हाउस होल्ड, एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन अ ईयर. ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए. अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, यानी सारे के सारे लोगों को काम मिल गया. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि जो केनीसियन थ्योरी है उसमें हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन. फुल एम्प्लॉयमेंट तो होता ही नहीं है भाई. होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से. अब अपनी मर्जी से कोई क्यों अनएम्प्लॉयड रहेगा? जब वो करंट वेज रेट पे काम करने को नहीं तैयार होगा, तो उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. It is a situation when people are willing to remain unemployed at the current wage rate. यानी ये नहीं है कि काम नहीं है, उस पर्टिकुलर वेजेस पे वो काम करने को तैयार नहीं है. दूसरा होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या होता है कि लोग काम करने को तैयार है. Willing and able-bodied people remain unemployed in the economy due to the lack of employment opportunities. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गलती किसकी है? गवर्नमेंट की है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही है. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर. एनी डाउट इन दिस? अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं. अब आपने इन्वेस्टमेंट टर्म आप जरा देखो. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है. एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट वैल्यू आ जाती है. इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक. इट इज द अमाउंट स्पेंड बाय प्रोड्यूसर्स टू बाय कैपिटल गुड्स. यानी इन्वेस्ट जो हम कर रहे हैं. अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपका 2 टाइप्स का होता है. अकाउंट्स के हिसाब से या जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम करते हैं, तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 2 काइंड्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. लेकिन यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पे हो रहा है, हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड. ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? जो हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है. यानी इन्वेस्टमेंट किससे होता है? आप कब इन्वेस्ट करते हैं? जब आपके पास इनकम ज्यादा आती है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम द इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. अब जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना है वो उतना करेगा चाहे नेशनल इनकम आपकी कम हो या ज्यादा हो. फिर उसके बाद आपका ये देखो, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अगर आपके एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया, एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम यू गेट the investment curve. II is the investment curve which is parallel to the x-axis. Any curve parallel to the x-axis means what? कि जो भी आपका पैरामीटर x-axis पे दिया हुआ है, कितने भी उसमें चेंज आए, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस का मतलब किसी की वजह से. तो किसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में जो है, अभी आपने डायग्राम देखा, तो किसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? इनकम चेंज हो रही है. यानी जैसे जैसे आपकी इनकम में चेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट कब बढ़ता है? जब जो है किसी को नजर आता है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा. और ये कौन करता है? ये फर्म्स करती है. इट इज डन बाय प्रॉफिट फर्म्स. और ये जो आपका कर्व होता है एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता है. इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. एनी डाउट टिल हियर?